फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों कलाम एकेडमी के द्वारा 4th ग्रेड एग्जाम से संबंधित यानी कि आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित जो फाइनल टेस्ट 01 आयोजित करवाया गया है, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। स्टार्टिंग के 4-5 सवाल यहाँ पर थोड़े से टफ दिए गए हैं, बाकी के सवाल जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसी लेवल के यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पर लगभग आपके 120 सवाल पूछे गए हैं और 120 सवालों की ही चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहला सवाल देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में यह उपबंध है कि कोई लोक प्राधिकारी उपधारा 1 में निर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसका उल्लेख किस में है? तो ये उपधारा 5 में है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है ये किन किन से मिलकर बनता है, ऐसा सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है। तो ये आपके मुख्य सूचना आयुक्त और इसके अलावा 10 से अनधिक उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं, यानी कि 10 से अधिक नहीं होते हैं, तो 10 से अनधिक यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं आपके 10 हो सकते हैं। तो बी भी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो ए और बी यहाँ पर दोनों सही है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष का गठन निम्न में से किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो राज्यपाल राहत कोष का गठन जो है दोस्तों, ये आपका 14 मार्च 1973 को किया गया था। कब किया गया था? 14 मार्च 1973 को किया गया था। और इस समय आपके जो राज्यपाल थे ये कौन थे? तो ये जोगिंदर सिंह थे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लगभग 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये दोनों, ये डेट भी आपको याद रखनी है, इसके अलावा जोगिंदर सिंह भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान विधानसभा की महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कोई सी भी समिति हो राजस्थान के अंतर्गत मैक्सिमम में आपकी 15 ही यहाँ पर संख्या होती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक कार्यों के अंतर्गत संभागीय आयुक्त को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75(1) च के तहत राजस्व अपीलीय प्राधिकारी माना गया है। राजस्थान आबकारी अधिनियम कानूनों से संबंधित वाद संभागीय आयुक्त के अंतर्गत आते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपके दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ये कुछ सवाल जो थे ये आपके थोड़े से टफ थे, बाकी यहाँ पर जो भी सवाल पूछे गए हैं ये आपके इजी सवाल है जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कानून निर्माण कार्य करती है, तब इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कानून का निर्माण कार्य करती है, उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपके जीवी मावलकर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऐसा ही सवाल अभी आपके पटवारी के एग्जाम में भी पूछा गया था, शिफ्ट 1 के अंतर्गत। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूची में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो यहाँ पर पूछा गया है राज्य के नामों का ब्यौरा देती है, तो ये आपकी कौन सी अनुसूची हो जाएगी दोस्तों? तो भावेश राजा से हम याद रखते हैं, भावेश राजा। तो पहली अनुसूची में कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? यहाँ पर भारत के जो नाम हैं राज्यों के वो हो जाएंगे, यानी पहली अनुसूची में हो जाएंगे। दूसरी में आपका वेतन आता है और तीसरी अनुसूची में आपकी क्या आती है? शपथ आती है। अभी आपके पटवारी के एग्जाम में 7वीं अनुसूची जो थी ये पूछी गई थी, तो ये अनुसूची अभी आपको याद रखनी है। टोटल आपकी जो 12 अनुसूची है वो आपको याद होनी चाहिए, कौन सी अनुसूची में किसका उल्लेख है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से असुमेलित है। यहाँ पर कौन सा आपका असुमेलित है? अनुच्छेद 16(6) यहाँ पर दिया गया है, EWS को सार्वजनिक नियोजन में 10% आरक्षण। तो 16(6) जो है दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, ये आपका EWS का आरक्षण इसमें दिया गया है 10%। 15(5) जो है आपका अनुच्छेद, इसमें SC ST को निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है। 18(2) जो यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद, इसमें नकारात्मक मतदान नोटा का अधिकार है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 18(2) में आपकी उपाधियों का अंत दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 जो है ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 आपका गलत हो जाएगा। ऐसा सवाल आपका बन सकता है। अगला सवाल देखिए, नीति निर्देशक तत्वों में किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य की आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा? तो राज्य जो है ये आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, यह आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? यह आपसे पूछा गया है। तो ये आपके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका 1978 में जोड़ा गया था।
तो यहाँ पर आप याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन जो है ये राज्य जो है ये आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन आपके स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? तो कौन कौन जो है ये स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष आपके रहे हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति आपको पता होगा दोस्तों आपके मूल कर्तव्यों से संबंधित है। आपके जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 8 मूल कर्तव्यों की इन्होंने सिफारिश की थी, लेकिन जोड़े कितने गए थे? 10 आपके मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और स्वर्ण सिंह समिति जो थी इसमें टोटल आपके कितने सदस्य थे? तो 12 सदस्य थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। टोटल सदस्य कितने थे? 12 थे। यहाँ पर आपके AR अंतुल भी थे, SS रॉय भी थे, CM स्टीफन भी थे, लेकिन यहाँ पर हरिदेव जोशी आपके नहीं थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 सदस्य आपको ध्यान होने चाहिए। इन्होंने 8 मूल कर्तव्य की सिफारिश की थी, लेकिन जोड़े कितने गए थे? 10 जोड़े गए थे। और 11वां मूल कर्तव्य जो है ये आपका बाद में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था तब वो आपका 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक गैस का दहन, इसके अलावा श्वसन। तो श्वसन तो आपकी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। साग सब्जियों का विघटित होकर खाद बनाना, या सिल्वर क्लोराइड का विघटन। तो सिल्वर क्लोराइड का जो विघटन है यह आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस मिश्र धातु का उपयोग धातुओं के तारों को जोड़ने में किया जाता है? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है धातुओं के तारों को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर को हम टाका भी बोलते हैं, रांगा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। और ये किस किस से मिलकर बनती है दोस्तों? तो इसको ऐसे याद रखना आप, टाका सीटी। कैसे याद रखोगे? टाका सीटी। तो टाका सीटी से आप याद रख सकते हो, ठीक है। सी से आपका क्या हो जाएगा? सीसा हो जाएगा। टी से आपका टीन हो जाएगा। तो टीन को हम एसएन से लिखते हैं, सीसा को हम पीवी से लिखते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। लेड। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें व सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन है, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर नहीं होता है। तो जब प्रकाश का परावर्तन होता है दोस्तों, तो आपका जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है इनका मान सदैव बराबर होता है, जबकि यहाँ पर बोला गया है सदैव बराबर नहीं होता है। तो ये कथन आपका गलत हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर पहला आपका असत्य है और दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका सत्य कथन ही पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो हेरिडिटी शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो स्पेंसर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है दोस्तों इनको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो कभी भी आपसे पूछा जाए जो रिफ्लेक्सिव एक्शन होते हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य मेरु रज्जु के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा समूह विषाणु जनित रोगों का नहीं है? तो विषाणु जनित रोगों का कौन सा समूह यहाँ पर नहीं है? पोलियो और इन्फ्लुएंजा यहाँ पर हो जाएगा। चेचक और चिकन पॉक्स जो है ये भी विषाणु जनित है, आपके वायरस से होने वाले रोग हैं। डेंगू और एड्स भी आपके वायरस से होने वाले रोग हैं। लेकिन यहाँ पर चिकनगुनिया और हैंसल रोग जो है ये आपके वायरस जनित रोग नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किस इतिहासकार ने एस्ट्रगन वास्तु से की है? तो एस्ट्रुकन या एस्ट्रकन इसे बोला जाता है। इस वास्तु से किसने तुलना की है कुंभलगढ़ दुर्ग की? तो ये कर्नल टोड के द्वारा ही की गई है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लंगा गायन शैली का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो लंगा गायन शैली जो है दोस्तों ये आपकी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख शैली है। इसमें यहाँ पर कौन कौन से वाद्य यंत्र आपके यूज में लिए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका एक कमाइचा यूज में लिया जाता है। इसके अलावा सारंगी भी यहाँ पर यूज में ली जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। तीर्थ यात्रा पूर्ण कर सकुशल घर लौट आने की खुशी में बनाए जाने वाले मारने क्या कहलाते हैं? तो ये आपके पथवारी कहलाते हैं। इसके अलावा पुष्कर पेड़ी भी इन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, पथवारी या पुष्कर पेड़ी इन्हें कहा जाता है। जब तीर्थ यात्रा पूर्ण करके सकुशल घर लौटते हैं तो उसकी खुशी में जो मानने बनाए जाते हैं उन्हें पथवारी या पुष्कर पेड़ी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा किसे कहा जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा आपकी कब मनाई जाती है दोस्तों? तो ये आपकी वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा को आपकी बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। सिंपल सा सवाल है, याद रखना है। इसको ऐसे याद रखना दोस्तों, ब से बुद्ध, ब से वैशाख, इस तरीके से याद कर सकते हो आप। और आपको पता होगा वैशाख कृष्ण जो तृतीया होती है उस समय आपकी धिंगा गमर होती है, और वैशाख शुक्ल जो तृतीया होती है उस समय आपकी अक्षय तृतीया होती है, जो कि बीकानेर का स्थापना दिवस होता है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो ये आपके लच्छीराम जी हो जाएंगे कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक। चोल, दुकुल, अंशुक, चोरसो, धोरावाली आदि है। तो ये किसके प्रकार हो जाएंगे? तो कभी भी आपसे पूछा जाए चोल, दुकुल, ये आपके किसके प्रकार हो जाएंगे? तो ये साड़ियों के प्रकार हो जाएंगे।
ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? ढोला मारूरा दुहा जो है ये कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही है। कवि कल्लोल के द्वारा आपकी ढोला मारूरा दुहा लिखी गई है। खुमान रासो जो है ये दलपत विजय के द्वारा लिखी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। और शत्रुसाल रासो भी पूछी जाती है, ये आपकी डूंगर जी के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ठीक है। और वीर मायण जो है ये आपकी वीर भाण के द्वारा नहीं लिखी, ये भांडव व्यास के द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ढोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई है। ढोला मारूरा वात अगर आपसे पूछी जाए तो वो कुशाल चंद्र के द्वारा लिखी गई है। दुहा अलग है, वात अलग है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, ये 2-4 सवाल है ऐसे। मालासरी डूंगरी का संबंध किससे है? तो मालासरी डूंगरी का संबंध आपको पता होगा देवनारायण जी से हो जाएगा, मैं बोल के आपको बता देता हूँ। गणगौर जो है ये आपका चैत्र माह में मनाया जाता है, यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है ये हमको देखना है। शीतलाष्टमी आपकी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, और जो आपकी गोगा नवमी होती है ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इसके अलावा आपकी कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, तो कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण अष्टमी को होती है, शुक्ल को नहीं होती है, तो ये 4 आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर तीनों सही है। आगे देखिए, निम्नांकित में से आपका मेला और संबंधित स्थलों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? शीतला माता का मेला आपका सील डूंगरी चाकसू में लगता है। कल्याण जी का मेला आपका डिग्गी में लगता है। दधी माता का मेला आपका घोट मांगलो नागौर में लगता है, ना कि रेवासा में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और अन्नकूट मेला आपका नाथद्वारा में लगता है, तो यहाँ पर 3rd आपका गलत हो गया। आगे देखिए, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? तो राजस्थान राज्य जो होता है ये B श्रेणी का ठिकाना था आपका, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी को हम क्या कहेंगे? B श्रेणी कहेंगे, ठीक है। और अजमेर मेरवाड़ा का अगर आपसे पूछा जाए तो वो C श्रेणी का ठिकाना था आपका, ठीक है। तो अजमेर मेरवाड़ा C श्रेणी में आता था, और हमारा जो राजस्थान है ये हमारा B श्रेणी में आता था, ठीक है। आगे देखिए, मेवाड़ वागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो लसाड़िया आंदोलन जो है दोस्तों ये आपका वागड़ क्षेत्र में चलाया गया था संत माऊजी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निष्कलंकी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो आपके संत माऊजी हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। इनका संबंध आपका बेणेश्वर धाम से भी हो जाएगा, ठीक है। तो संत माऊजी जो है इनके द्वारा लसाड़िया आंदोलन चलाया गया था, और इनके चोपड़े जो है ये दीपावली के समय आपके बाहर निकाले जाते हैं, जो कि वागड़ी भाषा में लिखे गए हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, सर्वप्रथम किस शासक ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया था? तो राठौड़ों की राजधानी मंडोर को किसने सर्वप्रथम बनाया था? तो आपको पता होगा राठौड़ वंश की स्थापना जो है ये राव सिया ने की थी, लेकिन मंडोर को राजधानी राव चूड़ा के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ? तो चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा जो है ये 1303 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर सभी ऑप्शन में 1303 दिया गया है, तो एग्जैक्ट डेट याद रखनी है आपको, 26 अगस्त 1303 को हुआ था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 26 अगस्त 1303 को आपका चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ था, जिस समय आपका दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। आगे देखिए, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित जो मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों आपका जो मत्स्य संघ के प्रशासन में मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था? भोलानाथ शामिल थे, चिरंजी लाल शर्मा शामिल थे, मंगल सिंह भी यहाँ पर शामिल थे, रमेश कुमार यहाँ पर शामिल नहीं थे। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल घोपा कहाँ के निवासी थे? तो सागरमल घोपा के द्वारा दोस्तों कुछ पुस्तकें भी लिखी गई है जो भी एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि रघुनाथ बाबा का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज, तो ये कहाँ के निवासी थे? आपके जैसलमेर के निवासी थे। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किन किन के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई है? तो बोल्शेविक समझौता आपका कब हुआ था? तो बेंगू किसान आंदोलन के दौरान आपका बोल्शेविक समझौता हुआ था। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, जब बेंगू किसान आंदोलन चल रहा था उस समय आपका बोल्शेविक समझौता हुआ था, ठाकुर अनूप सिंह और आपके राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना आपकी वर्धा में हुई थी 1919 में, विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। बाद में इसका मुख्यालय अजमेर में ट्रांसफर किया गया था 1920 में, वो भी आपको याद रखना है। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना आपकी 1841 में की गई थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। भिथोड़ा के युद्ध में जोधपुर राज्य की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो भिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था आपका 8 सितंबर 1857 को दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका जोधपुर राज्य की सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो जोधपुर राज्य की सेना का नेतृत्व आपके कुशल राज सिंघवी ने किया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। कुशल राज सिंघवी के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया गया था। आगे देखिए, कर्नल टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? तो कर्नल टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? तो दुर्गादास को दोस्तों राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, जब दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ से निष्कासित कर दिए गए थे, मारवाड़ से इनको हटा दिया गया था, तो दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस
महाराजा ने इनको शरण प्रदान की थी? ये आप कमेंट करके बताना। इंपॉर्टेंट सवाल है, बन सकता है आपका फ्यूचर में, तो कमेंट करके बताना। दुर्गादास राठौड़ को जो मेवाड़ के उन्होंने 2 जागीरें प्रदान की थी, तो वो कौन कौन सी जागीरें थी और इनको शरण किसने दी थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, आप बताना कमेंट करके। अगला सवाल देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सीपीयू क्रियान्वयन की प्रक्रिया में निर्देशों का नियंत्रण करता है, वह गणना करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सीपीयू जो है ये क्रियान्वयन की प्रक्रिया में निर्देशों का नियंत्रण करता है और गणना भी करता है। इसके अलावा एएलयू में गणनाओं के अति अल्प समय में संग्रह हेतु मेमोरी का कार्य रजिस्टर एवं एक्यूमुलेटर द्वारा किया जाता है। तो ये बात भी सही है। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मेमोरी में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले अगले निर्देश के एड्रेस को रखा जाता है। तो ये बात गलत है, यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पावर पॉइंट वीडियो में बुकमार्क जोड़ने के लिए कौन सा चरण सही है? तो आपका जो पावर पॉइंट वीडियो होता है, इसमें अगर आपको बुकमार्क जोड़ना है तो कौन सा चरण यहाँ पर हो जाएगा? तो प्लेबैक पर आपको क्लिक करना है और बुकमार्क जोड़ना है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। क्लिक ऑन द प्लेबैक टैब एंड एड अ बुकमार्क, ये आपको ध्यान रखना है। इसके तहत आप बुकमार्क जोड़ सकते हैं। तो प्लेबैक पर क्लिक करना है और बुकमार्क जोड़ना है पावर पॉइंट में। अगला सवाल देखिए, एमएस ऑफिस वर्ड 2007 के एक रिक्त डॉक्यूमेंट के दाएं एवं बाएं मार्जिन डिफ़ॉल्ट रूप से होते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से दाएं और बाएं कितने होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपके 1 इंच हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये एमएस ऑफिस वर्ड की बात की जा रही है। एक रिक्त डॉक्यूमेंट के दाएं और बाएं में जो मार्जिन डिफ़ॉल्ट रूप से होता है वो कितना होता है? तो 1 इंच होता है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो जाएगी आपकी? बाइट, बिट, मेगाबाइट या फिर आपकी गीगाबाइट? तो ये गीगाबाइट आपकी हो जाएगी। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वर्जन कब लॉन्च हुआ था? महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद कर लेना, आप पूछा जा सकता है। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वर्जन कब लॉन्च हुआ था? तो ये आपका 2008 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था दोस्तों? 2008 में ये लॉन्च हुआ था। निम्न में से राजस्थान के बारे में असत्य कथन है। तो राजस्थान के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा चित्तौड़गढ़ जिले की है, जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। तो पहली बात ही आपकी गलत हो जाएगी। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर है, ये बात सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 1070 और 4850 किलोमीटर है। तो ये बात भी आपकी सही है। और इसका कुल अक्षांश विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो ये तीनों बातें सही है। पहला यहाँ पर आपका गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, निम्न में से पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाने वाली स्थलाकृतियों के संबंध में असंगत युग्म है। तो यहाँ पर असंगत युग्म आपको बताना है। कौन सा यहाँ पर असंगत है? पेडीमेंट पर्वतीय भाग में सामान्यतः वर्षा जल कटाव से निर्मित मंद ढाल, इंसेलबर्ग अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र, इर्ग आपका कठोर चट्टानी मरुस्थल और रेग या सोरीर आपका मिश्रित मरुस्थल। तो कठोर चट्टानी मरुस्थल तो आपका हमादा को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? हमादा को कहा जाता है। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो थर्ड यहाँ पर आपका असंगत हो जाएगा। पेडीमेंट जो यहाँ पर दिया गया है, पर्वतीय भाग में सामान्यतः वर्षा जल कटाव से निर्मित मंद ढाल, ये सही है। अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र आपका इंसेलबर्ग हो जाएगा और मिश्रित मरुस्थल आपका रेग या सोरीर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। पर्वत चोटियाँ दी गई है। तो सायरा चोटी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो सायरा चोटी उदयपुर में आपकी हो जाएगी। ऋषिकेश आपकी सिरोही में हो जाएगी। बिलाली आपकी अलवर में है और खोआ आपकी जयपुर में हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। निम्न में से राजस्थान में कृषि विभाग द्वारा मृदा के वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मृदा आपके कौन से जिले में पाई जाती है? तो रेवरीना मृदा अगर आपसे पूछी जाए कभी भी, तो ये आपकी सी गंगानगर में पाई जाती है। और जिप्सी फेरस कहाँ पर पाई जाती है? तो जिप्सी फेरस अगर आपसे पूछी जाए तो जिप्सी फेरस भाई आपकी कहाँ पर पाई जाएगी? तो ये आपकी बीकानेर में पाई जाती है। आगे देखिए, निम्न में से कच्छारी मृदा की विशेषता सही नहीं है, वह है। तो कच्छारी मृदा जो है इसकी विशेषता सही नहीं है, ये आपसे पूछी गई है। इस मिट्टी का रंग हल्का लाल भूरा होता है। तो ये बात तो सही है। इसमें चूना, पोटास व लौह अंश की कमी होती है। तो इसको अभी देखते हैं हम। यह मिट्टी गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये अलवर में, करौली में, सवाई माधोपुर में आपकी पाई जाती है कच्छारी मिट्टी। इसे रेतीली दोमट या काप मृदा भी कहते हैं। तो ये बात भी सही है। यानी कि यहाँ पर 2 आपका गलत होगा। इसमें चूना व पोटास व लौह अंश की कमी होती है, ये इसकी विशेषता नहीं है। आगे देखिए, राजस्थान में ओरण क्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। यहाँ पर ओरण जो होता है ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पूर्वी राजस्थान की चारागाह भूमि यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। ऑप्शन अगर आप पढ़ते हो तो 3 ऑप्शन आपके वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो पूर्वी राजस्थान की जो चारागाह भूमि है ये आपकी ओरण कहलाती है। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिला असंगत है? तो रामसागर व केसरबाग आपका धौलपुर में बिल्कुल सही है। शेरगढ़ 12 में सही है। दर्रा आपका चित्तौड़गढ़ करौली दिया गया है, गलत हो जाएगा। फुलवारी की नाल आपका उदयपुर हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला है।
तो अधिकतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला आपका कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। प्रतापगढ़, अलवर, राजसमंद, उदयपुर। तो यूपीएससी से आपको ध्यान रखना था, यहाँ पर उदयपुर ही आपका हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो राजस्थान की जलवायु को कौन कौन प्रभावित करता है वो आपको देखना है, और कौन सा यहाँ पर नहीं करता है। तो अरावली पर्वत की जो दिशा है ये आपकी जलवायु को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही बात है। वानस्पतिक आवरण भी प्रभावित करता है, इसके अलावा समुद्र से दूरी भी प्रभावित करती है। लेकिन देशांतरीय स्थिति आपकी प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि देशांतरीय स्थिति जो है दोस्तों ये आपकी समय का निर्धारण करने के लिए होती है। किसके लिए होगी है, क्या, समय का निर्धारण करने के लिए। तो समय का निर्धारण आपका देशांतरीय स्थिति के तहत किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान में जुलाई माह में 997 मिलीबार समदाब रेखाएं कौन से जिलों से गुजरती है। तो 997 की जो मिलीबार समदाब रेखाएं हैं ये कहाँ से गुजरती है आपकी, तो ये आपकी जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर से गुजरती है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले सम्मिलित हैं। तो उपाद्र जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन अगर आप देखते हो तो जयपुर, शिखर का पूर्वी भाग, दौसा और अजमेर, ये आपके उपाद्र जलवायु क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कोपेन के AW जलवायु प्रदेश राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो AW जलवायु प्रदेश आपका कहाँ पर पाया जाएगा, तो ये आपका बांसवाड़ा में पाया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो AW जलवायु प्रदेश राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये आपका बांसवाड़ा में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पर कुछ झीलें आपको दी गई है और उनके अनुसार आपको आंसर करना है। तो गैप सागर झील आपकी डूंगरपुर में है, इसके अलावा एडवर्ड सागर भी अगर आपसे पूछी जाए तो वो भी आपकी डूंगरपुर में हो जाएगी। लेवा तालाब आपका 12 में हो जाएगा, और भीम सागर आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तो भीम सागर आपका झालावाड़ में हो जाएगा, और जसवंत सागर आपका जोधपुर में हो जाएगा। तो इसको अगर आप सम्मिलित करते हैं तो ए में तो आपका 4 हो गया, बी में आपका 3rd हो गया, और सी में आपका 2nd हो गया, और डी में 1 हो गया। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत प्रथम चरण में राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो है आपका 2.0 वाला, इसमें आपकी कितनी ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। 349 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 349 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत आपके 349 ग्राम पंचायतों को जो है वो शामिल किया गया है। राजस्थान की निम्नलिखित नदियों में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां नहीं हैं। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां आपकी नहीं गिरती है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखो, बंगाल की खाड़ी में एक तो आपकी चंबल गिरती है, तो चंबल तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ नहीं हैं, तो चंबल यहाँ पर नहीं होगा। तो बी तो वैसे भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बी तो यहाँ पर गया, एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गया आपका। इसके अलावा मेंढा, बेडज और पश्चिमी बनास, तो मेंढा, बेडज और पश्चिमी बनास यहाँ पर दिया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर दोस्तों ए जो है, एक तो मेंढा हो गया, इसके अलावा आपका पश्चिमी बनास हो गया, ये जो है ये आपकी कहाँ पर गिरेगी, अरब सागर में गिरेगी। तो ए और डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बेडज जो है ये भी आपकी दोस्तों बनास की सहायक नदी है, तो बनास किसकी है, चंबल की है, तो ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ए और डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। लूणी की सहायक नदी जोजड़ी है, साबरमती की सहायक नदी हथमती है, माही की सहायक नदी आपकी हरण हो जाएगी, और चाप जो है ये चंबल की सहायक नदी यहाँ पर दी गई है जो कि नहीं है। तो चाप आपकी चंबल की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। चाप किसकी सहायक नदी है, एक बार आप कमेंट करके बताना, ठीक है। इजी सा सवाल है, पूछा जाता है, चाप वाला सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो राजस्थान की अभी 2 आपकी रामसर आर्द्रभूमि में शामिल की गई है, एक तो मैनाल को शामिल किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैनाल यहाँ पर हो जाएगा, उदयपुर, मैनाल उदयपुर हो जाएगा, और एक आपका खींचन फलोदी हो जाएगा। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, दोनों एग्जाम में पूछे जाएंगे। पन्नालाल बारूपाल, जिसे गजनेर लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा लाभान्वित जिला युग्म आपका कौन सा हो जाएगा। तो इसके द्वारा लाभान्वित जिला युग्म आपका बीकानेर और नागौर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बीकानेर और नागौर यहाँ पर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये किसकी संयुक्त परियोजना है। तो सरदार सरोवर जो है ये राजस्थान की, गुजरात की, महाराष्ट्र की और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में कुएं व नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला है। तो राजस्थान में जो कुएं और नलकूप है इनके द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपकी कहाँ पर की जाती है, तो ये आपकी जयपुर में की जाती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई कहाँ पर की जाती है, तो फिर आपकी भीलवाड़ा में की जाती है, ठीक है। और नहरों से सिंचाई आपकी कहाँ पर की जाएगी, तो वो गंगानगर, हनुमानगढ़ साइड आपकी की जाती है।
अब यहाँ पर आपको बताना है जो आपकी अभी बटालियन बनी थी 4 बटालियन, उनमें से यहाँ पर कौन सा आपका असंगत है। तो पद्मिनी बटालियन जो है ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी, सीकर में हो जाएगी, इसका मुख्यालय। हाडी रानी बटालियन का मुख्यालय अजमेर में हो जाएगा। कालीबाई बटालियन का मुख्यालय आपका बांसवाड़ा में ना होकर कहाँ पर होगा दोस्तों, अलवर में होगा, ठीक है। और अमृता देवी बटालियन का मुख्यालय आपका बाड़मेर में हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका गलत हो गया। आगे देखिए, राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत लोक गायक व संगीतकारों को बढ़ावा देने हेतु गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहाँ की जानी प्रस्तावित है। तो गौरी कला केंद्र की स्थापना आपकी कहाँ पर की जाएगी, तो ये बीकानेर में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, यहाँ पर भी आपको असंगत का चयन करना है। थ्राइव 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ, आपका IIT जोधपुर में हुआ। तो याद रखना है दोस्तों, थ्राइव का आयोजन आपका IIT जोधपुर में हुआ था। कुर्जा महोत्सव जो है इसका आयोजन आपका केलादेव भरतपुर में नहीं हुआ था, ठीक है। कुर्जा पक्षी के लिए आपका खींचन प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। थार महोत्सव आपका बाड़मेर, बिल्कुल सही है। और नमो कोन 2025 का आयोजन उदयपुर में। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका थ्राइव, आपको याद रखना है, ये सवाल आपका बन सकता है अलग से। तो थ्राइव 2025 का आयोजन IIT जोधपुर में हुआ और नमो कोन आपका 2025 जो है इसका आयोजन आपका उदयपुर में हुआ है। यहाँ पर आपका 2 गलत हो जाएगा। तो याद रखना, नमो कोन उदयपुर है और थ्राइव आपका IIT जोधपुर है। बर्तन बैंक योजना से संबंधित कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। इस योजना के प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को बर्तन सेट खरीदने हेतु 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कितने रुपए दिए जाएंगे, 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रत्येक चिन्हित पंचायत में कम से कम 400 बर्तन सेट रखे जाएंगे। तो ये बात भी सही है। बर्तन बैंकों का संचालन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से राजीविका द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर तीनों बातें आपकी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। 1-1 लाख रुपए वाली बात आपको ध्यान रखनी है, 400 बर्तन सेट वाली बात आपको ध्यान रखनी है। और आपके SHG जो है स्वयं सहायता समूह जो है इनके माध्यम से राजीविका द्वारा इसका जो है वो संचालन किया जाएगा। हाल ही में कोटा में आयोजित अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप जो हुई है उसमें राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। तो जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो ये अर्जुन कुमार विश्नोई ने आपके जीता है, ठीक है। अंडर-20 जो कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, कोटा में हुई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप आपकी कहाँ पर हुई, तो ये कोटा में हुई। सेमीकंडक्टर नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य आपका गुजरात है। BCCI द्वारा आयोजित घरेलू T20 क्रिकेट प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसको इसी तरीके से याद रखना, म से आपका मुश्ताक हो जाएगा और म से मुंबई ने इसने जीता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, वी नारायण जो है ये भी आपके इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली जिसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया ये कौन सी है। तो आपकी स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली जो है जिसका भी परीक्षण हुआ था ये कौन सी हो जाएगी आपकी। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल आपका बन सकता है, ये आपकी भागवास्त्र हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो माइक्रो मिसाइल प्रणाली है ये आपकी भागवास्त्र। हाल ही में किस साहित्यकार को आपका 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये विनोद कुमार शुक्ल जो है इनको प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो इनका संबंध आपका छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, विनोद कुमार शुक्ल जो है दोस्तों इनका संबंध आपका कौन से राज्य से है, तो इनका संबंध आपका छत्तीसगढ़ राज्य से हो जाएगा। ये यहाँ पर मैथमेटिक्स के कुछ सवाल है आपके, इनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि 16 और 36 जो है इनका आपको लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का अनुपात निकालना है, यानी LCM और HCF जो है इनका अनुपात आपको निकालना है। देखिए 16 जो है इसको अगर हम तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो ये आपका 16 हो जाएगा। अगर 36 को हम तोड़ते हैं तो 36 कैसे टूटेगा दोस्तों, तो 2 × 2, इसके अलावा ये 3 × 3 में टूटेगा आपका। तो यहाँ पर हमको पहले LCM निकाल लेना है। LCM अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 तो यहाँ पर कॉमन है, इसके अलावा 2 × 2 और 3 × 3। तो LCM आपका हो गया 2 × 2 और 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। और हमको रेशो किससे निकालना है, HCF से निकालना है। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF कॉमन फैक्टर आपका हो जाएगा। तो 2 × 2 2 × 2 ये आपका क्या हो गया, HCF हो गया। तो ये 2 × 2 से 2 × 2 गया आपका। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 12 हो गया, 12 × 3 करेंगे तो 36 हो गया। तो 36:1 आपका निकल के आ जाएगा LCM और HCF। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एकदम बेसिक तरीके से मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए, एक बल्लेबाज द्वारा 9 पारियों में औसत 55 रन बनाया जाता है। तो 10वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत 65 हो जाए। तो यहाँ पर रनों का औसत आपको 65 करना है, तो कितने रन ये बनाए ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सा सवाल है। देखिए पहले इसने क्या बोला, 9 पारियों में एवरेज कितना है, 55 है।
ठीक है। तो 55 इंटू 9 आप कर लीजिए, तो 9 पारियों में एवरेज आपका 55 इंटू 9 हो गया। अब 10वीं पारी में एवरेज कितना हो गया आपका, 65 हो गया। तो 65 इंटू 10 यहाँ पर कर लीजिए। अब यहाँ पर 10वीं पारी हमने जोड़ी थी, तो 10वीं पारी में रन इसने कितने बनाए, तो 65 यानी 650 जो है इसमें से माइनस कर देंगे हम 55 इंटू आपके 9 को, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। तो कितना निकल के आएगा दोस्तों ये आपका, तो ये निकल के आ जाएगा 55 इंटू 9 माइनस 55 इंटू 9 जो है, इसके अलावा माइनस 495 हम करते हैं। 650 में से आपका 495 जाएगा तो 155 यहाँ पर बचेगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया 650 और ये माइनस 55 इंटू 9 हम करेंगे तो ये कितना हो गया 650 माइनस आपका हो गया 495, तो ये आपका 155 हो जाएगा। आगे देखिए, विजय ने 50 दर्जन अंडे 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। तो 50 दर्जन अंडे 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। तो सबसे पहली बात तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर बोला गया है 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। इनमें से 40 अंडे टूटे हुए निकले, बचे हुए अंडों को वह किस भाव से बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। तो यहाँ पर 5% का लाभ होना चाहिए 40 अंडे टूटने के बाद। तो बताइए इसका आंसर क्या निकल के आएगा। तो देखिए 50 दर्जन अंडे जो है वो कितने रुपए में खरीद रहा है, पर दर्जन 40 रुपये में। तो टोटल रुपये कितने हो गए, 2000 रुपये हो गए। अब हमको इस पर कितना प्रॉफिट चाहिए, 5% का प्रॉफिट चाहिए। तो इसको 105/100 अगर हम करते हैं तो ये कितना हो गया आपका 2100 हो गया, यानी 2100 रुपये हमको चाहिए। कितनों पर, तो पहले हम 50 दर्जन अंडे जो है उनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 50 इंटू 1 दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो कितने अंडे टोटल हो गए, 600 हो गए। अब 600 में से 40 तो जो है वो फूट चुके हैं, तो कितने बचे आपके 560 अंडे यहाँ पर बचते हैं। तो 560 अंडे जो है ये आपको 2100 में बेचना है। तो इसकी कैलकुलेशन निकालिए। तो 560 को पहले दर्जन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 560/12 इंटू एक्स अगर हम करते हैं 2100 के बराबर कर देंगे तो यहाँ से आपका एक्स निकल के आ जाएगा। तो ये निकल के आएगा 45 रुपये। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 रुपये हो जाएगा। आगे देखिए, किसी संख्या के 71% और 62% में अंतर 81 है, तो उस संख्या का 25% क्या है। तो 71% और 62% को अगर आप माइनस करते हो तो कितना हो गया, ये 9% हो गया, ये आपका 81 के बराबर है। और यहाँ पर पूछा गया है इसका 25% कितना होगा, तो 81/9 कर लीजिए और इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 9 इंटू 25 करेंगे तो 9 इंटू 25 कितना हो गया आपका, तो 9 इंटू 25 आपका 225 हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर की गणना से 3 वर्ष के समय काल में निम्न में से कितनी धनराशि 11,780 रुपये हो जाएगी। तो ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, सीधे तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कि आप जो धनराशि है वो यहाँ पर कितनी हो जाती है, 11,780 रुपये हो जाएगी। तो 11,780 रुपये में से अगर आप पी को माइनस करते हो तो आपका एसआई निकल के आ जाएगा। और ये एसआई किसके बराबर करोगे आप, पी इंटू आपका जो यहाँ पर आर दिया गया है 8%, 3 वर्ष का समय दिया गया है, अपॉन 100 करेंगे तो यहाँ से आपका पी निकल के आ जाएगा। और ये पी कितना निकल के आता है, तो ये पी आपका जो निकल के आएगा ये आप कमेंट करके बताना दोस्तों कितना निकल के आता है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ ये कितना निकल के आएगा, आपका 9,500 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये पी यहाँ से 9,500 निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, 15,625 पर 16% प्रतिवर्ष दर से तिमाही आधार पर संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 9 माह में कितना होगा। तो ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल। ठीक है, इस सवाल को तो आप अच्छे से रट लेना। 15,625 जो है वो यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर बोला है तिमाही आधार पर हमको संयोजित करना है। तो अगर एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 12 माह में तिमाही कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी। तिमाही कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो सबसे पहले जो 16% दिया गया है इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए, इसको तिमाही में बदलिए। तो यहाँ पर आर जो है ये आपका 4% निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, आर हो गया। ठीक है, आर कितना हो गया, 4% आपका हो गया। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर हमको 9 माह के लिए जो है वो आपका ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो या तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है उससे भी आप कर सकते हो। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है, A = P 1 + R/100 की पावर आपकी टी हो जाएगी। इससे भी आप कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट जो ट्री मेथड है उससे भी आप कर सकते हो। मैं बेसिक से आपको बता देता हूँ। ए जो होता है ये आपका क्या होता है, तो ए जो है ये आपका 15,625 प्लस आपका CI हो जाएगा। इसके अलावा पी जो है वो यहाँ पर कितना दिया गया है, 15,625 दिया गया है। 1 + R कितना है यहाँ पर आपका, तो R यहाँ पर हमने अभी निकाला 4 हो गया, और ये अपॉन 100 आपका टी कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 3 वर्ष का हम निकाल रहे हैं तिमाही। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो CI अगर आप यहाँ पर निकालते हो तो 15,625, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो गया, 25 से कट गया, 4 से 100 25 बार कट गया, और ये 25 + 1 हो जाएगा तो 26 बटा आपका 25 हो जाएगा, की पावर 3 हो जाएगा। और इसको 15,625 को हम इधर भेज देंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये 25 की पावर 3 जो है
अगर आप करते हो तो ये 15,625 ही आपका निकल के आता है। तो 25 की पावर 3 तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, और 26 की पावर 3 और 15,625 को आप माइनस करोगे तो ये निकल के आएगा आपका 1951। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये बेसिक मेथड है। ट्री वाले मेथड से भी आप कर सकते हो। आगे देखिए, एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। तो 3:5 जो है ये स्त्री और पुरुष कर्मचारियों का है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में 40 कम हो, तो स्त्रियों की जो संख्या है वो पुरुषों की तुलना में 40 कम है, यानी 2 जो है ये 40 के बराबर हो गया। तो कारखाने में कुल कर्मचारी कितने हैं? तो कुल कर्मचारी 8 हो जाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 को 8 बना दीजिए। तो 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 160 हो गया। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रुपये 1850 को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए का भाग अपॉन बी का भाग, बी का भाग अपॉन सी का भाग इक्वल टू 3/4 है। तो यहाँ पर ए का हिस्सा आपको निकालना है। तो इसको भी सीधे तरीके से आप कर सकते हो, जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी हमको निकालना है। तो यहाँ पर ये दिया गया है 3:4, ये आपका दिया गया है 3:4। तो इनका अनुपात निकाल लीजिए, कितना हो गया। तो ये तो आपका 9 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 16 हो गया। 9:12:16 ये आपका ए बी सी का अनुपात आ गया। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है ए का भाग आप बता दीजिए। तो टोटल अगर हिस्सा देखा जाए तो टोटल हिस्सा आपका कितना हो गया। तो टोटल हिस्सा देखिए कितना निकल के आ रहा है यहाँ पर। तो 16 + 12 + 9 अगर हम करते हैं तो ये टोटल हिस्सा हो गया आपका 37। और ये 37 किसके बराबर है, तो ये आपका 1850 के बराबर है। तो 1850 बटा अगर हम 37 करते हैं तो ये एक हिस्सा आ गया आपका, और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का हिस्सा आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर 50 बार कट गया, और 50 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वो निकल के आ जाएगा आपका 450 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 9 दिन में और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए से प्रारंभ करके यदि वो वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। वैकल्पिक का मतलब हो गया अल्टरनेट डेज में वो काम कर रहे हैं, यानी एक दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन वापस ए काम करेगा, फिर चौथे दिन वापस बी काम करेगा। तो इस तरीके से कितने दिनों में दोनों मिलकर कार्य करेंगे अल्टरनेट डेज में, तो ये आपको बताना है। तो ए जो है ये कितने दिनों में कार्य कर रहा है, 9 दिन में। बी कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिन में। तो सबसे पहला काम क्या होता है, एफिशिएंसी निकालना। तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ पर 45 कॉमन मान लेते हैं। इसकी एफिशिएंसी अगर आप निकालोगे तो कितनी होगी, 5 होगी। इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई। तो ए की 5 हो गई और आपकी बी की 3 हो गई। तो या तो बेसिक मेथड क्या कहता है, पहले ए ने 5 काम किया, फिर बी ने 3 काम किया, फिर वापस ए ने 5 काम किया, फिर बी ने 3 काम किया। इस तरीके से कैलकुलेट करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देखिए 5 + 3 5 + 3 5 + 3 5 + 3। तो ये आपका निकाल सकते हो इस तरीके से भी आप, ठीक है। और यहाँ पर 1 5 अगर आप और जोड़ते हो तो ये आपका कितना हो जाएगा, 45 दिन हो जाएगा टोटल काम। अगर ये तो बेसिक तरीका है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, जो 5 है और 3 है, यानी 2 दिनों में वो टोटल काम कितना करेंगे, 8 करेंगे। तो 2 दिनों में कितना काम कर रहे हैं, वो 8 कर रहे हैं, जबकि टोटल काम कितना है, 45 है। तो 8 × 5 अगर हम करते हैं तो कितना हो गया, 40 हो गया। यानी 10 दिन में तो वो कितना काम कर रहे हैं, 40 काम कर रहे हैं। अब 5 काम और बच रहा है, तो फिर एक ही बारी आएगी तो वो +5 का काम और करेगा, तो 45 दिन का काम आपका पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना दिन निकल के आ गया आपका, 10 + 1 हम करेंगे तो ये 11 दिन आपका निकल के आ जाएगा। तो बेसिक तरीके से भी आप कर सकते हो, इस तरीके से जोड़ के भी, या फिर जो आप डायरेक्ट इनको 8 मान के भी कर सकते हो। 2 दिन में कितना काम कर रहा है, वो 8 काम कर रहा है। आगे देखिए, एक बस की गति 72 किलोमीटर/आवर है, तो बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो 72 किलोमीटर/आवर है, तो इसको सबसे पहले आप मीटर/सेकंड में बदल लीजिए। तो मीटर/सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 से ये कितनी बार कट गया आपका, ये आपका 4 बार कट गया। तो ये आपका आ गया 20 मीटर/सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो 20 मीटर आपका चल रहा है, ठीक है, गति कर रहा है। तो यहाँ पर 5 सेकंड का आपका पूछा गया है, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, ये आपका 100 मीटर हो गया। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यदि 12 पेनों का जो क्रय मूल्य है, 12 पेनों का जो सीपी है, ये 16 पेनों के आपके विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर लाभ हानि प्रतिशत आपको निकालना है। तो CP/SP करेंगे तो 16/12 हो गया। अब यहाँ पर CP 16 है, SP 12 है, यानी कि यहाँ पर नुकसान हो रहा है। कितने का, 4 का नुकसान हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 16 पे हो रहा है। तो यहाँ पर हानि आपकी निकल के आ जाएगी 1/4, यानी कि 25% हानि आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इस बच्चे ने लगभग सारे सवाल सही किए हुए हैं। नीचे दी गई आकृति को पढ़िए, जो किसी कंपनी ने 2001 से 2005 वर्षों में हुई आय तथा व्यय को दर्शाती है। तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है और आपको बताना है, जो यहाँ पर आय और व्यय दिया गया है, इनसे संबंधित सवाल पूछा गया है। जैसे कि 2002 और 2003 की अवधि में कंपनी को हुए लाभों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो कंपनी को 2002 और 2003 में कितना कितना लाभ हुआ है, उनका अंतर बताना है। तो ये तो हो गया आपका 2002, ये हो गया आपका 2003। तो 2002 में कितना लाभ हुआ, तो ये तो आपका आय हो गया।
आई यहाँ पर कितनी होगी आपकी दोस्तों 60 हो गई, और यहाँ पर आई कितनी होगी 50 हो गई। तो यहाँ पर बोला गया है लाभों का अंतर कितना है, तो यहाँ पर वे कितना है आपका, वे यहाँ पर 40 है, यानी कि यहाँ पर 20 का लाभ हो रहा है और यहाँ पर आपको 10 का लाभ हो रहा है। तो 20 - 10 करेंगे तो ये 10 करोड़ आपका निकल के आ जाएगा। आराम से इन सवालों को आप कर लेना, ठीक है, ज़्यादा टफ सवाल नहीं है। किन वर्षों में आय 2001 से 2005 वर्षों की औसत आय से अधिक होगी, तो यहाँ पर औसत आय आपसे पूछी गई है, तो औसत आय अगर आप निकालोगे तो ये 58 करोड़ आपकी निकल के आ जाएगी। और 2003 से 2004 तक के व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 2003 से, यानी ये आपका 3 हो गया, 2003 से यहाँ पर पूछा गया 2003 से लेके 2004 तक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 2003 से लेके 2004 तक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये आपका व्यय है, यहाँ पर 40 आपका व्यय हो गया, और यहाँ पर व्यय कितना हो गया आपका 50 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई, 10 की हुई, किस पर हुई, 40 पर हुई, इंटू 100 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है, 25 निकल के आ गया। तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो यहाँ पर 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सवालों को कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। तो संज्ञा शब्द से बना विशेषण आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो संज्ञा शब्द से बना विशेषण आपका हो जाएगा सुगंधित। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कौन सी विकल्प सुमेलित नहीं है, तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सुमेलित नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों पर पूरा सोच विचार, अनमनन, अन्यमनस्क, या फिर वह भोजन जो नित्य गरीबों में बांटा जाए, सदावर्त, रोंगटे खड़े कर देने वाला लोमहर्षक, बिना पलक झपकाए निर्निमेष। तो बिना पलक झपकाए को निर्निमेष कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। रोंगटे खड़े कर देने वाला लोमहर्षक, ये भी बिल्कुल सही है। वह भोजन जो नित्य गरीबों में बांटा जाए, सदावर्त, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर वन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अन्य मनसक का मतलब हो जाएगा आपका दोस्तों जो आपका मन लगा के काम नहीं करे, या जो टाइम जो काम है वो कुछ समय, जो निश्चित समय है उसके अलावा करे। तो अनमनस्क का मतलब आपका यही होता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा, ये यानी कि यहाँ पर गलत है। आगे देखिए, शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य आपका क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने देश का धुआंधार दौरा किया, तो धुआंधार नहीं होता है। पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो तलवार की नोक नहीं होती है, धार होती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। और कुसंगति से उनके तन पर कालिक पुत गई, तो तन पर नहीं होता है दोस्तों, ये मुख पर होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। तो किस मुहावरे का भावार्थ यहाँ पर सही नहीं है। फटे हाल होना यानी बहुत गरीब होना, टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना, घर बसाना यानी विवाह करना, और पेट पर लात मारना यानी भयंकर चोट पहुँचाना। तो पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुँचाना यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है, इसका भावार्थ ये आपका गलत हो जाएगा। पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है, तो पूर्ण भूतकाल जो है इससे संबंधित वाक्य कौन सा है। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, वह घर जा रहा था, सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती, और मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल की बात की जा रही है, यानी कि जो भूतकाल में आपका कंप्लीट हो चुका है, तो सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती, ये पूर्ण भूतकाल का आपका वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, किस विकल्प में आपकी सकर्मक क्रिया नहीं है। तो सकर्मक क्रिया आपकी किस विकल्प में नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बचना। बचना जो है इसमें आपकी सकर्मक क्रिया नहीं है। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाक्य के लिए सर्वनाम का सही क्रमांक बताइए। तो हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कु उपसर्ग का प्रयोग आपका किस में नहीं हुआ है, तो कुख्यात में हुआ है, कु प्लस ख्यात, कुमार्ग में हुआ है, और कुमति में भी हुआ है। कुसुम में आपका दोस्तों कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा आपकी कौन सी हो जाएगी। तो सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा आपकी अहंकार हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है, तो अधपतन जो दिया गया है ये बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, अधपतन। किस क्रम में समास का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस क्रम में आपका समास का प्रयोग नहीं हुआ है, रामकृष्ण बहुवीरी समास, सॉरी यहाँ पर सही प्रयोग हुआ है। तो सही प्रयोग किसमें हुआ है, रामकृष्ण में बहुवीरी समास दिया गया है, गलत हो जाएगा। इसमें आपका द्वंद्व समास होगा। यमुना तट करण तत्पुरुष समास है, भला मानुष द्विगु समास है, कनकलता यहाँ पर कर्मधारय समास है। तो सही प्रयोग हुआ है यहाँ पर आपका कनकलता में, यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर आपका निम्न में से इक प्रत्यय का अशुद्ध रूप है। तो इक प्रत्यय का अशुद्ध रूप यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो नैतिक, सामाजिक, व्यवहारिक या ऐतिहासिक। तो इक प्रत्यय का अशुद्ध रूप आपका व्यवहारिक हो जाएगा, यहाँ पर आपका व्यवहारिक होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। स्वाधीन का विलोम है,
तो स्वाधीन का विलोम आपका पराधीन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड सही है। निम्न में से कौन सा शब्द विद्युत का पर्यायवाची नहीं है? तो विद्युत का आपका चपला भी होता है, तड़ित भी होता है, सौदामिनी भी होता है, लेकिन यहाँ पर कोदंड जो है ये धनुष का होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। डेपुटेशन के लिए हिंदी सही पारिभाषिक शब्द आपका कौन सा है? तो ये आपका प्रतिनियुक्ति हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है? तो कार्यालय पत्र की विशेषता यहाँ पर कौन सी नहीं है? इनमें चिन्हांकन व अनुच्छेद का प्रयोग समुचित किया जाना चाहिए। कार्यालय पत्र उद्देश्यपूर्ण व शिष्ट भाषा में होना चाहिए। यह पत्र सामासिक व आलंकारिक होने चाहिए। यह पत्र संक्षिप्तता व प्रभावोत्पादकता से युक्त होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका कौन सा जो है ये इसकी विशेषता नहीं है? तो यह पत्र सामासिक व अलंकारिक होने चाहिए, ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है कार्यालय पत्रों की, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपके सिंपल भाषा में लिखे जाते हैं। आगे देखिए, ज्ञापन के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? यह न तो आदेशात्मक होता है और न ही मित्रतापूर्ण, बल्कि सूचना प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। ज्ञापन जो है ये आपका अन्य पुरुष शैली में ही लिखा जाता है। ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है और न ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है, तो ये बात भी सही है। ज्ञापन में प्रेषिती का नाम पता के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो वाक प्लस ईस वागीस जो है ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत वाला कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों? तो ये आपका गोधूम हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है ये आपको बताना है। माधुर्य, आदिम, दैनिक, ममेरा, तो ये माधुर्य जो यहाँ पर दिया गया है ये आपका विशेषण नहीं है, ऑप्शन वन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंग्लिश के सवाल है आपके। ही मिस्ड मैनी अपॉर्चुनिटी टू बी सक्सेसफुल, यहाँ पर ऑप्शन टू आपका सही होगा। ही हैड थैंक्ड द गेस्ट बिफोर दे लेफ्ट, यहाँ पर भी ऑप्शन फोर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ही हैड थैंक्ड द गेस्ट बिफोर दे लेफ्ट। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 108, दे फॉर यू सिंस मॉर्निंग दैट डे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग दैट डे, ऑप्शन वन यहाँ पर आपका सही होगा। ही फास्ड अ थिक फॉरेस्ट, तो यहाँ पर होगा आपका ही फास्ड थ्रो अ थिक फॉरेस्ट, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सुमित सेड टू अंकिता वर यू नॉकिंग एट माई डोर, तो यहाँ पर आपका दोस्तों कौन सा सही होगा आपका? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका सुमित आस्क्ड अंकिता इफ सी हैड बीन नॉकिंग एट हिज डोर, तो यहाँ पर ऑप्शन टू जो है ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इफ सी हैड बीन नॉकिंग एट हिज डोर। माई सन इज़ वेरी फॉन्ड मेकिंग पेंटिंग्स, तो यहाँ पर ऑफ आपका बिल्कुल सही होगा। आई नेवर आस्क्ड यू टू डू इट, तो यहाँ पर आपका इंटरोगेटिव आपको बताना है, तो डिड आई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डिड आई एवर आस्क यू टू डू इट, यानी कि डिड आई एवर आस्क यू टू डू इट, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, आई नेवर आस्क्ड यू टू रिटर्न माई बुक, तो यहाँ पर आपको दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको बदलना है, तो यहाँ पर राइट होगा आपका डिड आई एवर आस्क यू टू रिटर्न माई बुक, यहाँ पर ऑप्शन फोर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, वाटर मस्ट बी प्योर इफ इट इज़ टू बी ड्रंक, तो वाटर मस्ट बी प्योर इफ इट इज़ टू बी ड्रंक, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, नो आर्टिकल यहाँ पर आपका सही होगा। अंकिता विल रिटर्न द बुक, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, तो इसका पैसिव वॉइस आपका हो जाएगा द बुक विल बी रिटर्न्ड बाय अंकिता, तो द बुक विल बी रिटर्न बाय अंकिता, ऑप्शन टू सही होगा। ऑन प्रोबेशन का मतलब क्या हो जाएगा आपका? तो ये परिवीक्षाधीन बिल्कुल सही है यहाँ पर, ऑन प्रोबेशन। डैश जो होता है आपका दोस्तों, डैश किसके लिए यूज में लिया जाता है? तो शो अ पोज और ब्रेक इन आपका थॉट, ऑप्शन वन यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, इफ़ यू हैव रोजेज ग्रोइंग इन योर गार्डन यू कैन मेक अ लवली ऑफ फ्लावर्स एट होम, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चूज द ऑप्शन विच करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस रीना वाज कुकिंग इन द किचन व्हेन हर हस्बैंड वाज रीचिंग होम, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हेड रीच्ड नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका आएगा रीच्ड, तो रीना वाज कुकिंग इन द किचन व्हेन हर हस्बैंड रीच्ड आपके दोस्तों होम, ठीक है। आगे देखिए, मुझे यह कहानी पसंद है, तो मुझे यह कहानी पसंद है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आई लाइक दिस स्टोरी, तो मुझे यह कहानी पसंद है, देट नहीं होगा, आई लाइक दिस स्टोरी, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे जो कि मैंने डिस्कस किए हैं, अंग्रेजी जितनी थी वो मैंने आपको करवा दी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।